तो रेगुलरिटी मेंटेन करते हुए और क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। बायोकेमिस्ट्री टॉपिक पहले आपका स्टार्ट हो रहा है। उसमें सबसे पहले हम लोग बायोमॉलिक्यूल में बायो कार्बोहाइड्रेट पढ़ने चल रहे हैं। इसमें देखिए बात यही, अगर आपकी कार्बोहाइड्रेट हो चाहे कोई बायोमॉलिक्यूल, अगर उसकी स्ट्रक्चर आप समझ जाए, उसके बारे में जो केमिस्ट्री थोड़ी समझ जाए, तो उस टॉपिक को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो हम पहले आपसे कार्बोहाइड्रेट की बात आज हम शुरू कर रहे हैं, प्रयास करेंगे कि हमारे समझ ढंग से वो आए। सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो शुरू में देखिए होता क्या है। क्या हुआ ये था कि मान लीजिए मैं कहूँगा आपसे कि हमारे पास एक ग्लूकोज है, बड़ा पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं ग्लूकोज। और इसका आप जानते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सबको मालूम है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ऐसे ये हो गया। अब देखिए जैसा इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये लिख जाए इस तरह से CX एंड H2OY, इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, कार्बन हमारे पास 6 है ना, तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे C6 यहाँ लिख लिया हमने, और हमने H2O और यहाँ पर भी हमने 6 लिख दिया। यानी x की जगह पर भी मान लीजिए हमने 6 लिख लिया और y की जगह हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो आपको यही मिल जाएगा। देखिए ऐसा आपको मिल जाएगा C6 मिल जाएगा, और 6 2 12, x आपका 12 मिल जाएगा, और 6 × 1 वो आपका 6 मिल जाएगा। यानी आपको देखिए यही मिल जाएगा। अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो यही मिल जाएगा। अब देखिए अगर इस कंपाउंड को थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में बात कर क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि आपका वाटर है, तो किसी भी एलिमेंट का वाटर के साथ बना कंपाउंड हाइड्रेट कहलाता है, हाइड्रेट। तो शुरू में क्या कहा गया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन होते हैं। देखिए ये आपका वाटर हो गया और ये कार्बन हो गया, तो कार्बन का हाइड्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट, ऐसा शुरू में कहा गया था। तो इनिशियल डिफिनेशन क्या थी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यानी शुरू में यही कहा गया, ये होते हैं हाइड्रेट्स, मतलब वाटर के साथ बना हुआ कंपाउंड, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। शुरू में यही कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। यहाँ से बात क्लियर होती है और बात समझ पा रहे होंगे आप लोग कि ग्लूकोज बहुत पॉपुलर सा एग्जांपल हमने वहीं शुरुआत किया है। ये आपका ग्लूकोज है, हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप देखिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। यानी सिंपली करना क्या है कि कार्बन का वाटर के साथ बना हुआ कंपाउंड आपको दिखाना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने वाटर लिख दिया 6 टाइम्स और हमने कार्बन लिख 6 टाइम्स। यानी हम कह सकते हैं कि ये होता क्या है कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बन का वाटर के साथ बना कंपाउंड होता है, और किसी भी एलिमेंट का कार्बन के साथ बना कंपाउंड कहलाता है क्या, हाइड्रेट कहलाता है। तो क्या होगा, ये होगा हाइड्रेट ऑफ कार्बन। यही से बात की शुरुआत होती है। तो इस डिफिनेशन में देखिए प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम इसमें आती है। देखिए ऐसा कि आप समझिए कि यहाँ पर एक कंपाउंड आपका है, इससे आपने ये लिखा, हम लिख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसका फार्मूला होता है CH2O। ये आपका CH2O ये होता है फार्मूला, और इसको भी हम कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया या एसिटिक एसिड हो गया, ये सब आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये फॉर्मल्डिहाइड है और एक हम अगर यहाँ ले ले रहे हैं, हम अपना एसिटिक एसिड ले ले रहे हैं, ये दोनों जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका फार्मूला आप जानते हैं होता है CH3COOH। ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन इनको भी कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए हम लिख दे रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं कि आप C हमारा यहाँ पे 1 हो गया और H2O यहाँ पे आप 1 कर दीजिए इस तरह से। आप देख रहे हैं आपका हो गया CH2O, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है उसको हम हाइड्रेट ऑफ कार्बन के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। इसे देखिए अगर मैं आता हूँ एसिटिक एसिड पे, तो आप देखिए यहाँ पे कार्बन आपके पास 2 है, तो आप यहाँ कर दीजिए C2, फिर यहाँ पे H2O कर दीजिए H2O, और यहाँ पे 2 कर दीजिए। तो आप देखिए आपको यही मिल जाएगा C2, यहाँ पे मिल जाएगा 1 and 1 C2 हो जाएगा, और यहाँ पे H कितना हो 2 2 4, आपका 4H हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और O2 आपको मिल गया। इसका मतलब कि जो हमने अभी अभी डिफिनेशन बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये दो मॉलिक्यूल हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी इनको हम कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हमारी डिफिनेशन यहाँ पे फेल हो गई, ठीक ना, यहाँ डिफिनेशन हमारी यहाँ पे फेल हो गई। ठीक, अब देखिए जाके ऐसे ही अगर आप वहां पे कुछ ऐसे जो वेल डिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे आप जानते हैं कि आपका डीऑक्सीराइबोज हो गया, राइबोज शुगर हो गया, ये सब ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं, और कार्बोहाइड्रेट होने के बाद भी ये इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन अगर कहा जाए कार्बोहाइड्रेट को, तो कुछ जगहों पर ये डिफिनेशन अप्लीकेबल है और कुछ जगहों पर अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हमारी जो डिफिनेशन है वो चैलेंज हो गई, क्वेश्चन हो गई, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक, तो अब आगे क्या किया गया, आगे जानने के लिए, और जिसको हम लोग आज के डेट में मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, यही वाइडली एक्सेप्टेबल या वाइडली एक्सेप्टेड डिफिनेशन है, उसको जानने के लिए देखिए बड़ी आसान सी बात है। आप जानते हैं ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड है, आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है, उसी के स्ट्रक्चर लिख करके, उसी को देख करके डिफिनेशन आप आसानी से बोल सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे हम ज्यादा ज्यादा बातों को समझें, समझने का प्रयास करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है वो इजी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा, और उसका रिटेंशन बढ़ेगा, लंबे टाइम तक हमको याद रहेगा। तो अगली डिफिनेशन हमारी कहाँ से निकलेगी, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से। अगर आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर लिख दें तो आपको ये मिलता है, देखिए अब यहाँ पे देखिए यही होता है आपका ग्लूकोज, ये एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, एल्डोज होता है। यहाँ पे देखिए आपका H ऐसे OH, यहाँ पे C OH, ये H, और यहाँ पे C H OH, ऐसे यहाँ पे C H OH और CH2OH, ये जो है ये ग्लूकोज है। ऐसे ही देखिए जैसा मैं एक फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ यहाँ पर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होता है आपका ये होता है CH2OH, और ऐसे यहाँ पे C, ये होता है C डबल बॉन्ड O C OH और H C H OH C H OH और CH2OH। तो ये रहा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, और ये फ्रक्टोज है। बस इन दोनों को देखिए, आपको यहीं से कार्बोहाइड्रेट की बेस्ट डिफिनेशन मिल जाएगी। देख क्या दिखाई पड़ रहा है, याद रखिए ये C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है, आपको बार बार मिलेगा। C डबल बॉन्ड O को इसको हम लोग C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है इसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल, ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो अगर ये कार्बोनिल ग्रुप अगर टर्मिनल एंड पे होगा, किनारे अगर होगा ये, तो ये जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है, एल्डिहाइड बनाएगा। और अगर ये बीच में आता है तो ये कीटोन ग्रुप बनाता है। इतनी बात याद रखिए, अगर बिल्कुल एकदम किनारे होगा, टर्मिनल एंड पे होगा, तो ये बनाएगा एल्डिहाइड ग्रुप बनाएगा। यानी यहाँ जो कार्बोनिल कैसा है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड होता है। अगर टर्मिनल एंड पे होगा तो एल्डिहाइड होगा, और अगर टर्मिनल में बीच में अगर कहीं होगा तो इस कंडीशन क्या होगा, ये आपका कीटो ग्रुप बनाएगा। इतनी बात आप याद रखिए कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में, क्योंकि हम देखेंगे आगे चल करके कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एल्डोज या कीटोज होते हैं। तो C डबल बॉन्ड O को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अगर यही कार्बोनिल अगर मान लीजिए एंड पर रहे तो एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है, और वो एंड के अलावा कहीं और हो बीच, जहां बीच में है तो एक कीटो ग्रुप बनाता है। इसी बेसिस पे जिसके पास ये C डबल बॉन्ड O किनारे होता है, टर्मिनल एंड पे होता है, उसको एल्डोज कहा जाता है। एल्डोज एल्डिहाइड से बनता है एल्डोज, और अगर बीच में कहीं है तो कीटोज बनता है, आगे देखा जाएगा। अच्छा, अब देखिए एक बात आप बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे, अब इसमें आपको ये देखना है कि देखिए इस कंपाउंड में पहली बात देखिए, या तो यहाँ पे एल्डिहाइड वाला होगा, एल्डिहाइड होगा, या फिर कीटो ग्रुप होगा। एक बात ये हो गई।
दूसरी बात क्या दिखती है, इसमें कई OH दिखाई दे, यहाँ पर आपको ये OH दिखाई पड़ रहे होंगे, ये OH दिखाई पड़ रहे हैं आपको, इस तरह देखिए कई OH दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, देखिए यहाँ पर ये OH, ये OH, ये भी OH, ये OH, ये OH। तो इसमें हमको दो तीन बात दिखाई पड़ रही है। पहली बात दिखाई पड़ रही है कि ये जो कंपाउंड है इसको बनाने में 3 एटम या एलिमेंट के एटम यहाँ पे इन्वॉल्व है। पहला कौन? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात क्या दिखाई पड़ रही है, इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप अगर एंड पे है तो यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, या बीच में है तो कीटोन ग्रुप है। और तीसरी बात क्या दिखाई पड़ रही है हमको कि यहाँ पे कई OH दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक बात और दिखाई पड़ रही है आपको, जिसका खाली एक एक्सेप्शन है, उसको छोड़ के बाकी हर जगह देखने को मिलेगा। वो क्या है कि मानिए मैं अगर इस कार्बन के पास आता हूँ, देखिए इस कार्बन से एक ग्रुप लगा है H, एक लगा है OH, ये ऊपर लगाया पूरा कर CHO, और नीचे इसके पूरा ग्रुप माना जाएगा एक। तो ये कार्बन ऐसा है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक H बाएं है, राइट साइड में OH है, ऊपर CHO है, नीचे पूरा ग्रुप माना जाएगा इसका, यानी इस कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार देखिए इस कार्बन से भी 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी अगर मैं स्टार बना दूं तो इस कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं, यहाँ भी 4 अलग ग्रुप लगे हैं, ऐसे यहाँ पर भी यही हाल है और यहाँ पर यही हाल है। तो हम 4 की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो डिपेंड करेगा कितने कार्बन का आपका कार्बोहाइड्रेट है, मतलब उसके पास कम से कम मान लीजिए एक और ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं, उसको कायरल कार्बन कहते हैं। इस कार्बन को हम बोलेंगे, ये कार्बन जो हमारा है वो कहलाएगा कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, ये हो गया हमारा, ठीक। तो ये 4 बात आप दिमाग में बैठाइए। पहली बात क्या था कि ये जो कंपाउंड होते हैं जिसको हम कहने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, उनके पास कम से कम एक कायरल कार्बन अवश्य होता है, एक आध एक्सेप्शन है देखा जाएगा, और फिर या तो वे एल्डिहाइड ग्रुप होके कंपाउंड होते हैं या फिर कीटो ग्रुप के कंपाउंड होते हैं, और अगली बात है इसमें कई OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं सारी बातों को अगर हम इकट्ठे जोड़ दें तो हमको मिल जाती है डिफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और वो क्या होती है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहली बात हो गई। अगली बात क्या हो रही, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, कई OH वाले, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ध्यान दीजिए कई OH वाले पॉलीहाइड्रोक्सी, CHO यानी एल्डिहाइड या कीटोन, एंड हैव एट लीस्ट 1 or more कायरल कार्बन। इतनी सी बात आपको बोलना है, साफ साफ सब दिख रहा है, कुछ नहीं रटना है भाई, बस खाली ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपने सब पढ़ी है, हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार ग्लूकोज की या फ्रक्टोज दोनों की स्ट्रक्चर एक साथ लिख लीजिए, इसी को देख के डेफिनेशन खुद बना लीजिए और समझिए आपको कौन सब्जेक्ट एग्जाम देना है, कौन अभी टीचिंग करने जा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, और बस इसी को देख के डेफिनेशन बोल जाइए कि क्या होते हैं, CH और O के बने कंपाउंड होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कई OH वाले कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, और उनमें कम से कम एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। कायरल कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं वो कार्बन कहलाता है कायरल कार्बन। इतनी सी बात होती है। तो यही जो हमारी मॉडर्न डिफिनेशन है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। मैं फिर बोलूं क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एट लीस्ट 1 कायरल कार्बन एक्सेप्ट 1 or few कंपाउंड्स। ये क्या अधिक कुछ अधिक कंपाउंड जिनके पास कायरल कार्बन नहीं है, जैसे डाइहाइड्रोक्सी स्टोन के पास नहीं है, तो कुछ के पास नहीं है बाकी सबके पास होता है। तो इस तरह से आप ये बात कह के बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, और आई होप कि सारी बात आपके सामने दिख रही है और आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा मन लगा के बातों को देखें, समझने का प्रयास करें, तो चीजें आपके समझ में आएंगी और रटना नहीं पड़ेगा। ये मैं प्रयास करूंगा और आपको दिखेगा, ठीक। अब देखिए अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज्यादा वैल्यू है। वैल्यू किस मामले में जान लीजिएगा, आप जानते हैं आप जो पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम पढ़े हुए हैं, तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होते हैं आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार से आप जानते हैं
कि जो तमाम जैसे स्ट्रक्चरल रोल भी होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर ग्लाइकोलिपिड कही जा रही है, ग्लाइकोलिपिड जब मेम्ब्रेन पढ़ेंगे आप बोलेंगे कि ग्लाइकोलिपिड होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स में जो ग्लाइको वर्ड है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए ही है, यानी प्रोटीन के साथ अगर अगर जुड़ जाएगा कोई मोनोसैकेराइड तो कहलाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। इसका मतलब कि अगर मैं कहूं कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है तो हर कोई जानता है। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट बात फर्स्ट कर लूं, अगली बात आप जानते हैं कि इसके स्ट्रक्चरल रोल्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जब मैं कह रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर भी है, ग्लाइकोलिपिड के अंदर भी है, तो स्ट्रक्चरल रोल की अगर बात किया जाए स्ट्रक्चरल रोल की, तो आपको कई जगह ये मिलेगा। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हमने कहा, ग्लाइकोप्रोटीन में जो ग्लाइको वर्ड है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए ही है। ऐसे ऐसे अगर मैं ग्लाइकोलिपिड अगर कहता हूं तो जहां भी आप इसको पढ़ेंगे समझ जाएंगे वहां पे कार्बोहाइड्रेट ही है ग्लाइकोलिपिड में। और वेल डिफाइंड वो आप जानते हैं कि प्लांट किंगडम का जो यूनिवर्सल फीचर होता है सेल वॉल, वो किसके बनी, सेलुलोज की बनी है। इस तरह से जो सेलुलोज आपका है वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही पॉलीमर है। तो ये सेलुलोज जो है ये भी क्या है, स्ट्रक्चरल रोल में ही है। इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के वैरायटी ऑफ रोल्स हैं। एक कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, जैसे प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन में बनाता है और लिपिड के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनाता है। इसी प्रकार आप जानते हैं कि जो हमारे जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनमें आपने हेक्सोज और पेंटोज दो का ज्यादा आपने मेंशन पढ़ा होगा। तो जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, सब के सब क्या होते हैं, हेक्सोज होते हैं। इनका आप जानते हैं कि डायरेक्टली अगर आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़े हैं तो आपको आपने पढ़ा होगा वही साइकिल शुरुआत होती है, तो वहाँ पे एनर्जी फॉर्मेशन में इनका रोल है। ऐसे ही आप जानते हैं कि जब हम लोग डीएनए आरएनए पढ़ते हैं तो वहाँ पे पेंटोज शुगर होती है, वही मोनोसैकेराइड होती है, आप जानते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है। यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर जो डीएनए और आरएनए के आप जानते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, उनका भी वो भी कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसैकेराइड है। ऐसे मैंने आपसे कह दिया कि ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड में जो ग्लाइको है वो कार्बोहाइड्रेट को लेकर लिखा गया है। और सेलुलोज आप जानते हैं, सेलुलोज जो है वो भी आप जानते हैं कि ग्लूकोज का ही अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि जो जिसको हम लोग एनिमल स्टार्च कहते हैं, जिसको हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं, वो भी क्या होता है आप जानते हैं, वो भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है। तो इसका मतलब ये कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे सोर्स ऑफ फूड हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये तो है ही है, लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा जानते हैं तमाम जो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं कि स्ट्रक्चरल रोल भी है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड सेलुलोज है, ये सब के सब जो होते हैं ये सब के स्ट्रक्चरल रोल में पाए जाते हैं। और डीएनए आरएनए आप सब लोग पढ़े हैं, हम लोग आगे ढेर सारा पढ़ने वाले हैं कि डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर दोनों ही आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट ही हैं। तो इसका मतलब कि अगर मैं इनके इंपॉर्टेंस की बात करूं तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, फूड के सोर्स हैं, स्टोरेज फूड प्रोडक्ट्स हैं आप जानते हैं, और इनका स्ट्रक्चरल रोल भी है एज ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड सेलुलोज। और ऐसे आपने पढ़ा होगा यहाँ पर जो ग्लाइकोजन्स हैं और उसके बाद से इनुलिन आपने पढ़ा होगा डहेलिया के रूप में पाया जाता है, वो भी जो होता है कार्बोहाइड्रेट ही है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का हम वैरायटी ऑफ रोल देख पा रहे हैं, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। आज हमारा जो फोकस होगा थोड़ा सा समझाने पर होगा। हम इसके बेसिक को पहले समझ लें, उसके बाद से जितना हमारा सिलेबस है जिस स्टैंडर्ड का है, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आई होप कि अब आप इसको देखने के बाद कम से कम अब आप क्या करेंगे कि अब आप कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन आप रटेंगे नहीं, कम से कम अब आप रटेंगे नहीं, क्योंकि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कई OH यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, CH और O के मिलने से बनते हैं और इनमें कम से कम एक कायरल कार्बन होता है। इतनी सी बात है और सब आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो लिटरेचर कभी बुक की पढ़ते हैं तो बुक में इस तरह से लिखा रहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन कायरल कार्बन, ऐसे लिखा रहता है। तो ऐसे लिखने में हर बात समझ नहीं पाते आप, लेकिन मैंने आपको सब दिखा दिया, कई OH दिखाई दे रहा है, हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी, CHO यहाँ दिखाई दे रहा है एल्डिहाइड हो गया, CO दिख रहा है कीटोन हो गया, और इस कार्बन से देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पर कायरल कार्बन हो गया। इतनी सी बात एक बार आप कह देंगे तो आपका हो जाएगा क्या,
कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डिफिनेशन जो हर जगह यहाँ पे अप्लीकेबल होगी। ठीक, तो आई थिंक कि अब आप इसके डिफिनेशन को लेकर कोई डाउट आपका नहीं रहेगा और ये बात आप आसानी से कह लेंगे। और देखिए बात अगर हम समझे रहते हैं, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर होती है हमारे ब्रेन में, दिमाग में रहती है, तो उस कंडीशन में हम उसी बात को बोल देते हैं। तो सिंपली खाली इसी बात को आप याद कर लीजिए, ऐसे बोल दीजिएगा अपना। ठीक है, आगे देखिए। अब इसको हम करने क्या जा रहे हैं कि अगर हम देखें कि सबसे जो अगली इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें असल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में जो ऑर्गन्स ऑफ वर्ड्स हैं, कई यहाँ पे टर्मिनोलॉजी होती हैं। असल में इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री हमको थोड़ा देखना पड़ेगा और इसके बाद इनका क्लासिफिकेशन और इनका स्ट्रक्चर। तो क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर और उसके बाद से स्टीरियो केमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में। और उसके बाद से बाकी जो साइकिल्स आप पढ़ते हैं इसके में पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब पहले हम थोड़ा सा बात कर लें इनके क्लासिफिकेशन की, कि हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाई करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होती है, उसके हिसाब से कैसे कहा जाता है। तो आगे हम बात आपसे कर ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन या टाइप कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है। पहली क्राइटेरिया है यहाँ पर कि जो कार्बोनिल है वो टर्मिनल एंड पर है अथवा इंटरमीडिएट पोजीशन पे है। अगर टर्मिनल एंड पे होगा तो आप जानते हैं कि वो एल्डिहाइड ग्रुप बनाएगा, और अगर इंटरमीडिएट पे होगा तो कीटोन ग्रुप बनाएगा। तो इस बेसिस पर कि इनके अंदर जो फंक्शनल जो कार्बोनिल ग्रुप है वो टर्मिनल पोजीशन पे है या इंटरमीडिएट पोजीशन पे है, यानी एल्डिहाइड है कि कीटोन है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आप हो सकते हैं एल्डोज या कीटोज, ठीक है ना। तो पहली क्राइटेरिया हमारी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड है कि कीटोन है। तो जिनके जिनके पास टर्मिनल कार्बन होगा वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे एल्डोज। ये हो सकते हैं एल्डोज, यानी जिसके पास क्या रहेगा टर्मिनल, यानी इनके पास रहेगा, ये रहते होते हैं विद टर्मिनल कार्बोनिल, विद टर्मिनल कार्बोनिल, टर्मिनल कार्बोनिल, यानी जिसमें देखिए एंड में आपको एक दिखाई पड़ेगा, ऐसे सी डबल बॉन्ड हो और ऐसे एच दिखाई पड़ेगा, है ना। तो ये वाले होंगे हमारे एल्डोज होंगे। जैसे हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दिखाया था, ग्लूकोज क्या है, एल्डोज है। तो जब ये सी डबल बॉन्ड यानी कार्बोनिल अगर एंड पे होगा, किनारे होगा, नंबर 1 पोजीशन पर होगा, तो आप उसे कहेंगे एल्डिहाइड ग्रुप, ये होते हैं एल्डोज। जैसे ग्लूकोज क्या है आपका, एल्डोज है। ठीक, ऐसे ही अगर मान लीजिए जब हमने आपको जो फ्रक्टोज दिखाया था, तो वहां पर जो सी डबल बॉन्ड था वो पहले नंबर दूसरे कार्बन पे था, है ना, सेकंड पोजीशन पे था। तो ये क्या हो जाएगा कि तब वो कीटो ग्रुप हो जाता है, तब हो जाता है कीटो, है ना। तब उसे कहेंगे कीटोस। तब यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे हमने फ्रक्टोज में आपको दिखाया था, वहां पे क्या था कि वहां पे पहले था यहाँ पे CH2OH था, और उसके बाद आप देख रहे हैं अब यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। जब टर्मिनल पोजीशन पे ना हो, जब बीच में कहीं भी हो, सेकंड कार्बन पे हो, थर्ड कार्बन पे हो, कहीं भी हो, मतलब फर्स्ट पे ना हो, टर्मिनल पे ना हो, तब इसे कहा जाता है कीटोस। तो इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन के बेसिस पर, या आप कह लीजिए फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन के बेसिस पर, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें जो सी डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको, टर्मिनल पोजीशन पे है, उस कंडीशन में एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है, और ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट्स वो कहलाते हैं एल्डोज। जैसे हमने कहा था फ्रक्टोज आपके सारे ग्लूकोज है, और ऐसे हमने दिखाया था फ्रक्टोज में आपको कि पहले ऊपर यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे CH2OH होता है और सेकंड कार्बन पे सी डबल बॉन्ड होता है। तो जब सी डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे ना हो, कहीं बीच में हो, तभी कीटो ग्रुप बनाता है, और ऐसे जो होंगे वो कहलाएंगे कीटोस। तो इस तरह से सी डबल बॉन्डों की पोजीशन के बेसिस पर, या कह लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एल्डोज एंड कीटोज। बेस्ट एग्जांपल जो वेल स्टडीड एग्जांपल आप सब लोग जानते हैं, बड़ा पॉपुलर भी है, बहुत कॉमन है, वो है आपका एल्डोज में कौन सा, फ्रक्टोज, और कीटोज में कौन सा है, सॉरी एल्डोज में कौन है, ग्लूकोज, और कीटोज में कौन सा है, फ्रक्टोज। अभी मैंने शिक्षा को दिखाया भी था। ठीक, अगली क्राइटेरिया जो हम लेंगे
वो इस बेसिस पर लेंगे कि अगर किसी मान लीजिए कोई हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है तो करते हैं क्या, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड उसको क्या, उसको हीट किया, बॉयल कर दिया जाता है। तो बॉयल करने पे क्या हो जाता है कि वो अपने सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट में ब्रेक हो जाता है, इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट को अगर हाइड्रोलाइज करें या उसको कहीं सिंपलर फॉर्म में तोड़ें, ठीक, तो टूटने पर वो कितने कंपोनेंट या कितने यूनिट का बना हुआ मिलता है। यानी किसी भी कार्बोहाइड्रेट को अगर हम हाइड्रोलाइज करें, अगर उसको ब्रेक करें, तो वो कितने स्ट्रक्चरल यूनिट में ब्रेक होता है, यानी जितने यूनिट में वो ब्रेक होगा हम कहेंगे कि उतने यूनिट के मिलने से बना था। जैसे मान लीजिए कहा कोई दीवार आपके पास हो, तो दीवार को आप तोड़िए, तो दीवार को तोड़ेंगे तो दीवार को तोड़ने पर जितनी ईंटें निकलेंगी हम कह देंगे कि इतनी ईंट से दीवार बनी थी, यही ना। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि हमने सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया, तो वहां पे क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल मिलेगा ग्लूकोज का और एक मिलेगा फ्रक्टोज का। इसका मतलब है 2 यूनिट का मिलने से बना था। इस बेसिस पर कि जो भी कार्बोहाइड्रेट हमारा है वो कितने यूनिट के मिलने से बना है। और ये कैसे पता चलेगा, तो उस कंसर्न्ड कार्बोहाइड्रेट की जाती है हाइड्रोलिसिस, यानी एसिड के प्रेजेंस में वाटर डाल के उसको हम बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, तो वो कंपोनेंट पार्ट में टूट जाता है। ठीक, तो जितने पार्ट में टूटेगा हम उतने यूनिट का मिला बना हुआ उसे हम मान लेते हैं। तो इस तरह से इस बेसिस पर कि वो कितने यूनिट के मिलने से बना हुआ है, ये अगली क्राइटेरिया होती है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो हम जो दूसरे सेकंड जो क्राइटेरिया ले रहे हैं वो ये है, ले रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चरल यूनिट। अगला हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट कह लीजिए या कॉन्स्टिट्यूएंट कह लीजिए, कंपोनेंट स्ट्रक्चरल यूनिट्स। स्ट्रक्चरल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कर लीजिएगा, नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट स्ट्रक्चरल यूनिट्स, है ना। ये कितने यूनिट के मिलने से बना है, कैसे पता चलेगा, तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट को लीजिए, उसमें वाटर और एसिड मिलाकर उसको बॉयल कर लीजिए, जितने कंपोनेंट में टूट जाएगा उतने का बना हुआ उसको हम मान लेंगे, ये बात होती है, इसी कहते हैं हम हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए सपोज करिए कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है आपने उसको बॉयल करना शुरू किया एसिड के प्रेजेंस में। अगर उसे आपने बॉयल किया और मान लीजिए अब अगर वो खुद ही सिंपलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, तो जो सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट है क्या वो फर्दर हाइड्रोलाइज होगा? नहीं होगा। अरे भाई जब वो सिंपलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, बस एक ही यूनिट का बना ही है, तो फिर फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, जो सिंपलेस्ट है, जो स्मॉलेस्ट है, जो वाटर सॉल्युबल है, जो इजीली डिफिजिबल है, जो स्वीट इन टेस्ट है, उसी का नाम होता है मोनोसैकेराइड। ठीक है ना। मोनो मतलब हो गया एक, तो जो बस एक यूनिट का बना है, जिसे हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, जिसे हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, कितना उबालते रहे एसिड डाल के कुछ नहीं होने वाला है, तो वो होता है हमारा मोनोसैकेराइड। पहला आपका हो गया मोनोसैकेराइड, हो गया मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, तो मोनो मतलब जानते हैं वन होता ही है, इसका मतलब क्या है, ये बस एक ही यूनिट का बना है, यानी यही इनफैक्ट का यही स्ट्रक्चरल यूनिट ही है, यही स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, या हम बोलेंगे दिस इज द मोनोमेरिक स्ट्रक्चरल यूनिट। इट इज सिंपलेस्ट इन स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट इन साइज, सॉल्युबल इन वाटर एंड इजीली डिफ्यूजिबल, इसे कहा जाता है मोनोसैकेराइड। ठीक ना। तो क्या समझे हम लोग, क्या कहेंगे कि क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, इट इज द, यही स्ट्रक्चरल यूनिट होती है भाई, यही स्ट्रक्चरल यूनिट है, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसी भी कार्बोहाइड्रेट की यही स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ये कार्बोहाइड्रेट की कोई भी होगा उसका यूनिट यही होता है, मोनोसैकेराइड ही होता है। इसके बारे में और हम क्या समझेंगे, ये क्या होती है, ये स्मॉलेस्ट है, साइज में स्मॉलेस्ट है, छोटा कुछ नहीं होता, और स्ट्रक्चर में सिंपलेस्ट है। यानी और क्या बात कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट इन साइज, स्मॉलेस्ट इन साइज, साइज की छोटी है, और अगली बात क्या लिख सकते हैं,
सिंपलेस्ट इन स्ट्रक्चर, सिंपलेस्ट इन स्ट्रक्चर। और क्या समझना है हम लोग को, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और क्या होते हैं, इजिली डिफ्यूजिबल होते हैं। ये पॉइंट सब याद रखिए, ये सब याद रखेंगे तो आपको जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सब हेल्प देंगे, ठीक है ना। तो क्या है, इजिली, इतने पॉइंट आप याद कर लीजिए कि स्मॉलेस्ट है साइज में, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में है, इजिली डिफ्यूजिबल है और वाटर सॉल्युबल है, ठीक। ये मोनोसैकेराइड का कैरेक्टर होता है। अच्छा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, ये सब के सब क्या है, मोनोसैकेराइड ही होते हैं, है ना। अब जो मोनोसैकेराइड हैं, तो इन मोनोसैकेराइड्स को ध्यान दीजिएगा। आपने कहा, अभी अभी मैंने इसके पहले कहा था, जो पहला क्राइटेरिया था कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वो एल्डिहाइड वाला है अथवा कीटोन वाला है। तो मोनोसैकेराइड होंगे उनको भी आप एल्डोज अथवा कीटोज कह सकते हैं, है ना। कोई भी कार्बोहाइड्रेट आपका हो उसको आप एल्डोज या कीटोज आप कह सकते हैं, और मोनोसैकेराइड को तो स्पेशली आप कह सकते हैं कि एल्डोज है कि कीटोज है, ठीक। तो मोनोसैकेराइड को आगे हम और बोलना हो मोनोसैकेराइड को, तो इसको हम, और इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो और हमें कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है ना। यानी जो मोनोसैकेराइड्स हमारे हैं, इसे थोड़ा बंद कर दीजिए, जो मोनो यहाँ पे सैकेराइड्स हमारे हैं, इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी ये क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं हमारे एल्डोज हो सकते हैं, ये एल्डोज हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज, ये एल्डोज है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ये कीटोज हो सकते हैं, कीटोज, जैसे फ्रक्टोज आपका कीटोज आप जानते हैं, हमने स्ट्रक्चर पहले बना के दिखाया था आपको, ये हो सकते हैं। इसी तरह से ये सब किस बेसिस पे है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कह लीजिए, चाहे पोजीशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कह लीजिए, फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया। इसी तरह से आपके जो मोनोसैकेराइड्स हैं, ये जो होते हैं, अब नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस आप कह सकते हैं। यानी आगे हम जो कह रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। ध्यान दीजिए, सब मोनोसैकेराइड को मैं फर्दर क्लासिफाई कर रहा हूं। पहले आपने क्या कहा कि हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट। तो आपने पहला आपका क्या पाया, मोनोसैकेराइड। उसके बारे में क्या कहा, यही स्मॉलेस्ट है, यही सिंपलेस्ट है, ये वाटर सॉल्युबल है, डिफ्यूजिबल है और स्वीट इन टेस्ट है, ये आपने कह दिया। अब उस मोनोसैकेराइड को हम फर्दर उसके बारे में हम क्या क्या और बात कह सकते हैं। तो इस मोनोसैकेराइड को भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर कि उसमें उसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। मतलब जो कार्बोनिल जो डबल बॉन्ड हो वो क्या टर्मिनल पोजीशन पे है कि इंटरकैलरी पोजीशन पे है। तो अगर टर्मिनल पोजीशन पे होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, तब आपका एल्डोज हो जाएगा। और मान लीजिए अगर जो सी डबल बॉन्ड अगर बीच में कहीं है तो फिर वो कीटोज हो जाएगा, कीटो ग्रुप हो जाएगा, हमने पहले दिखा दिया था आपको, ये हो जाएगा। इसी तरह से आगे आप बता सकते हैं कि जो मोनोसैकेराइड है वो कितने कार्बन का है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी इसको हम फर्दर कह सकते हैं कि जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन का ये बना है। तो देखिए जो सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट होता है आप जानते हैं वो कम से कम 3 कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है, आप जानते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर कि वो कितने कार्बन का है, तो अगर 3 कार्बन से शुरुआत होती है तो 3 कार्बन का, ध्यान दीजिएगा, 3 कार्बन का जो एल्डोज होता है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, और 3 कार्बन का जो कीटोज होता है वो डाइहाइड्रोक्सीटोन होता है, ठीक है ना। मैं लिख के दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं कहूँ कि हमने पहले कह दिया ये ट्राइओज, ट्राई में 3, ये ट्राइओज है, 3 कार्बन का है। तो 3 कार्बन देख क्या हो जाएगा, हम दोनों लिख के दिखा रहे हैं आपको। अगर मैं 3 कार्बन का अगर दिखाता हूं आपको एल्डोज, तो 3 कार्बन का जो एल्डोज होता है ये होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अभी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको, ग्लिसरॉल्डिहाइड
और 3 कार्बन का जो कीटोज होता है वो होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो हम मोनोसैकेराइड को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं इस बेसिस पर उसके अंदर कितने कार्बन है। याद रखिए 3 कार्बन से छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, न तो वो एल्डोज होता है न वो कीटोज होता है। शुरुआत 3 कार्बन से ही होती है। 3 कार्बन का हम कहते हैं, हम ट्राइओज कहेंगे, है ना। अगर वो एल्डिहाइड वाला होगा तो उसको हम एल्डो ट्राइओज कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी कहीं एल्डो वर्ड आता है समझिए एल्डिहाइड ग्रुप होगा, यानी जो सी डबल बॉन्ड है वो टर्मिनल पोजीशन पर होगा। अगर कहीं कीटो वर्ड आता है इसका मतलब क्या होगा, पहले कार्बन के अलावा कहीं और होगा, बीच में कहीं होगा। तो कहीं पर भी अगर एल्डो वर्ड आ जाए समझिए सी डबल बॉन्ड जो है एल्डिहाइड के फॉर्म में है, यानी टर्मिनल पोजीशन पे है। अगर बीच में कहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हो, कीटो ग्रुप है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो एल्डोज कभी कहें कीटोज कभी कहें, तो आपके दिमाग में बात तुरंत आनी चाहिए कि वो कहाँ पे है। ठीक है ना। उसके बाद से आगे क्या बताना है कि आपको नंबर ऑफ कार्बन बताना है। याद रखिए 3 कार्बन से छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, यानी ट्राइओज से छोटा कोई नहीं होता। तो 3 कार्बन वाला ही क्या होता है, स्मॉलेस्ट कार्बन होता है, सॉरी मोनोसैकेराइड होता है। अगर 3 कार्बन का अगर आपका सैकेराइड है और अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उसमें हम बोलेंगे एल्डो ट्राइओज बोलेंगे, एल्डो ट्राइओज। एग्जांपल आपका ग्लिसरॉल है, अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन 3 है, लेकिन मान लीजिए वहां पर अगर कीटो ग्रुप है तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका कीटो ट्राइओज कहलाएगा, कीटो ट्राइओज कहलाएगा। तो क्या बताएंगे आप, दोनों बताएंगे कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है और उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दोनों को जोड़ के बोला जाता है। जैसे एल्डो ट्राइओज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, या कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज। तो ये 2 वर्ड याद रखिएगा कि जो यहाँ पर ट्राइओज, टेट्रोज, ट्राई टेट्रा पेंटा दिख रहा है, क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन बता रहा है। और एल्डो और कीटो बताता है क्या, कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड अथवा कीटोन है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। मैं इसका स्ट्रक्चर लिख के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जैसा, देखिए यहाँ पे आपका सी डबल बॉन्ड ओ है लेकिन टर्मिनल पोजीशन में चला गया, एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड हो गया। और सी यहाँ पे H और OH, और ये आपका हो गया CH2OH। यही आपका स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, और यही आपका है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। यही है आपका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। और एक दिन हमने क्लास में, अगर आप लोगों ने अटेंड किया होगा, तो हमने बताया था कैपिटल डी कैपिटल एल क्या होता है। होता क्या, ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शनल ग्रुप आपका है ना, तो फंक्शनल ग्रुप से जो सबसे दूर वाला जो कायरल कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप से जो फारदेस्ट कायरल कार्बन है, यानी जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, अंतिम दूसरा कार्बन होता है, उसी में अगर OH अगर आपका राइट साइड में होता है तो कैपिटल डी कहा जाता है। क्या समझना है कि द कायरल कार्बन फारदेस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाला कायरल कार्बन है ना, यानी वो सेकंड लास्ट होता है, अंतिम दूसरा कार्बन होता है। तो सेकंड लास्ट कार्बन पे OH की दिशा देखी जाती है, किधर लगा है। अगर राइट में लगा है तो कैपिटल डी बोलते हैं, और लेफ्ट में लगा हो तो कैपिटल एल कहते हैं। मैंने रिवाइज करा दिया। मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, देखिए ऐसा, इसके डबल बॉन्ड हो, मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, इधर हमने क्या कर दिया, OH को हमने लेफ्ट में कर दिया, OH हमारा राइट में कर दिया गया, और ये आपका CH2OH हो गया। तो क्या है, ध्यान दीजिए, ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड ही है, ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड ही है, लेकिन ये ऐसा ग्लिसरॉल्डिहाइड है जिसमें देखिए सेकंड लास्ट कार्बन पे OH कहाँ गया, दिख रहा है, लेफ्ट में आ गया। इसको हम लोग कैपिटल एल कहेंगे, यानी ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ध्यान दीजिएगा, ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है और ये कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल डी और कैपिटल एल का डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी आप इसको देख के नहीं कहेंगे कि क्लॉकवाइज में लाइट घुमाएगा कि एंटी क्लॉक में घुमाएगा, इसका कोई ऑप्टिकल रोटेशन से कुछ भी नहीं लेना देना है। ये सिंपली क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ OH एट द सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH की दिशा किधर है, अगर दाहिने लगा है तो यहाँ पे कैपिटल डी कहेंगे, और अगर लेफ्ट में लगा है तो कैपिटल एल कहा जाता है। याद रखिएगा, जैसे आप कहते हैं ना ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज डी जो कहते हैं कैपिटल डी, वो कैपिटल डी का मतलब यही है कि ग्लूकोज के सेकंड लास्ट यानी 5वें कार्बन को OH क्या होता है, दाहिने तरफ होता है। तो जब भी आपको कैपिटल डी लिखा कहीं भी दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि OH जो है वो
किस कार्बन देखेंगे? सेकेंड लास्ट कार्बन देखेंगे। सेकेंड लास्ट कार्बन वो जो है दाहिने तरफ है, उसको हम कहेंगे कैपिटल डी कहेंगे। पूरी डी सीरीज है, डी सीरीज होती है, एल सीरीज आगे देखा जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये सिंपलेस्ट क्या है, ये एल्डोज है, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। इसको आप कह सकते हैं ये क्या है, ये सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एल्डोज है। ध्यान दीजिए, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। पूछा जाए कि एल्डोज कौन है तो आप फट से बोलिए कौन सा है, डिग्लिसरॉल्डिहाइड है, या ग्लिसरॉल्डिहाइड कर लीजिए, ठीक है ना। ये सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वही सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्या है, मोनोसैकेराइड है। 3 कार्बन की होती है, याद रखिएगा। ये आपका कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 कार्बन, ये थर्ड 3 कार्बन का हो गया, ठीक। ऐसे आपका एल ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, बस ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड देखिए यहाँ पे जो OH है चल गया, बाएं चला गया, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो इस तरह याद रखिएगा, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है वो सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्या है, एल्डोज होता है, या एल्डोज शुगर होती है। 3 कार्बन से छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ये होती है, ये सिंपलेस्ट है और स्मॉलेस्ट है। इसी प्रकार से अभी मैंने क्या कहा, ये क्या हमारा ये एल्डोज है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एल्डोज है। देखिए CHO लगा है यहाँ पे, ऊपर लगा है, क्या आपका एल्डोज है, ये एल्डोज है। तो 3 कार्बन की सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो मोनोसैकेराइड होती है, जो एल्डोज होती है, वो क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड होती है। वो डिग्लिसरॉल्डिहाइड भी हो सकती है और एल भी हो सकती है। इसी तरह से अगर हम 3 कार्बन के स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट अगर हम कीटोज की बात करें तो देखिए आपका ये होता है, ये होता है आपका CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2OH, यही है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, इसी का नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, यही है, ये है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, यही है। इसके बारे में क्या याद करना है कि वो सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कीटोज यही है। देखिए यहाँ पे कीटो ग्रुप हो गया, मैंने कहा था कि अगर C डबल बॉन्ड O पहले कार्बन पे हो तो एल्डोज हो जाएगा, और पहले को छोड़ कहीं भी और हो, बीच में कहीं हो, तो आपका कीटो ग्रुप हो जाता है, क्या हो गया आपका, कीटोज हो गया। यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन क्या होता है, तो आप इसके बारे में कह सकते हैं ये है सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्या है, कीटोज है, कीटोज है। और याद रखिए क्या है, ट्राइओज है, ये ट्राइओज है, 3 कार्बन है, कार्बन नंबर 1 2 3, आप देखिए 3 कार्बन है यहाँ पर, तो इस तरह से ये क्या है, ट्राइओज है। कार्बन नंबर यहाँ पे ये 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये क्या है, ये ट्राइओज है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्राइओज है, ठीक। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 3 कार्बन से छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, 3 कार्बन से शुरुआत होती है और आगे चल करके 4 5 6 7 8 9 सबके साथ होते हैं, ठीक है ना। आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे ट्राइओज जो बोल रहे हैं, ट्राइओज का मतलब क्या है, मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन की मोनोसैकेराइड है। और मैं कह रहा हूँ एल्डो ट्राइओज मतलब क्या हुआ कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब कार्बोनिल क्या है, उसके फर्स्ट कार्बन पे है। और हम कह रहे हैं कीटो ट्राइओज जो आपके सामने है, ये कौन सा है, कीटो ट्राइओज है, ये आपका कौन सा है, ये कीटो ट्राइओज है, ये है कीटो ट्राइओज। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, देखिए ऐसा कीटो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर C डबल बॉन्ड हो आपका फर्स्ट की बजाय कहीं और हो, सेकंड पे हो, मान लीजिए, तो कीटो हो गया। और ट्राइओज क्यों बोल रहे हैं, ट्राई मतलब होता है 3 कार्बन का है, 1 2 और 3, तो कीटो ट्राइओज हो गया। इसके पहले जो हमने आपको बताया था, इसके जो हमने आपको पहले दिखाया था वो क्या था, ये हमारा एल्डो ट्राइओज था, ये क्या था, एल्डो ट्राइओज। क्यों, देखिए CHO लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा आपका एल्डो हो गया, एल्डो हो गया। और कितने कार्बन का है, तो 1 2 3 कार्बन का है, तो आपका ट्राइओज हो गया, एल्डो ट्राइओज हो गया। तो इस तरह से एक टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा कि एल्डो कहा जाए, इसका मतलब C डबल बॉन्ड जो है पहले पोजीशन पे है, एल्डिहाइड के फॉर्म में है। कीटो कहा जाए, इसका मतलब कि पहले को छोड़ के कहीं और दूसरे पोजीशन पे है। और आगे ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज कहा जाए, सब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन बताते हैं। ट्राइओज मतलब 3 कार्बन का है, टेट्रोज मतलब 4 कार्बन का है, पेंटोज मतलब 5 कार्बन का है। तो ऐसे यहाँ पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मोनोसैकेराइड कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ
फंक्शनल ग्रुप वो एल्डोज हो सकते हैं या कीटोज हो सकते हैं। ऐसे ही हमने बताया आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम वो ट्रायोज से लेकर के आगे तक होते हैं, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज सब होते हैं। इसमें से जो सबसे कॉमन है, जो हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो हमारे 5 कार्बन वाले हैं और 6 कार्बन। बाकी सब का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है कि स्मॉलेस्ट कितने कार्बन का होता है, तो हम कहेंगे 3 कार्बन का होता है। कौन सा है? एल्डोज कहेगा तो हम कहेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड है, कीटोज कहेगा तो डाइहाइड्रोक्सीटोन है। ऐसे 4 कार्बन का जो होता है इरिथ्रोज होता है, 4 कार्बन का इरिथ्रोज होता है ना। इरिथ्रोज होता है एल्डोज और इरिथ्रुलोज होता है आपका कीटोज। ऐसे 5 कार्बन का आप जानते हैं राइबोज होता है एल्डोज और राइबोलोज होता है आप जानते हैं इस तरह से आपका कीटोज, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन सबका याद रखिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन के लिए कौन होगा, जो हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर जो एज बायोमॉलिक्यूल पाया जा रहा है वो हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वो कौन सा होता है आप जानते हैं कि 5 कार्बन के जो हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, वो क्या होते हैं, तो डीऑक्सीराइबोज आप जानते हैं डीएनए की के यूनिट का पार्ट है, यानी कि वो पेंटोज शुगर है। और ऐसे आप जानते हैं राइबोज जो होता है वो आरएनए का एक पार्ट है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हमारा है। और फिर आगे चल के आप जो 6 कार्बन वाले होते हैं जो हमारे आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ट्राइओज भी जानना चाहिए, टेट्रोज भी जानना चाहिए। ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज हमको सब जानना चाहिए। उसमें से कौन उसमें कीटोज है और कौन सा एल्डोज है आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने 3 कार्बन हमने दिखाया, 3 कार्बन का एल्डोज कौन सा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। कीटोज कौन सा है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ठीक। ऐसे कि मैं 4 कार्बन की बात को जान गया है, यहाँ देखिए मैं 4 कार्बन का यहाँ पे, यानी कि मैं टेट्रोज की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टेट्रोज की बात आपसे करूँ। मैंने ट्रायोज के लिए टेट्रोज बात कर लिया जाए, टेट्रोज। तो टेट्रोज में पहले मैं एल्डोज की बात करूँ, टेट्रोज में एल्डोज, ये देखिए एल्डोज है, इसका मतलब क्या होगा, सी डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एल्डोज जैसे ही आए तुरंत सी डबल बॉन्ड को पहले कार्बन पे बैठाइए, वहां एल्डिहाइड ग्रुप बनाइए, और जैसे ही कीटोज आए उसको पहले छोड़ के दूसरे बैठाइए या कहीं और बैठाइए, ठीक है ना। इसका मतलब एल्डोज मतलब क्या हुआ कि सिंपल सी बात है, हमारा ये सी डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे रहेगा और यहाँ पे एच लग जाएगा, नहीं एल्डिहाइड हमारा हो गया, ठीक। हमको क्या करना है, 5 यहाँ 4 कार्बन का बनाना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी, देखिए यहाँ पे एच, ऐसे OH, ऐसे ही सी, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, और लास्ट में कर दीजिए CH2OH, हो गया। देख लीजिए आप 4 कार्बन देखिए हमारे पास हो गया, हो गया। देखिए 1 काउंटिंग किया जाए, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, देखिए आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन, ठीक। तो 4 कार्बन का होने के नाते क्या हो गया, टेट्रोज हो गया, ठीक। अब आगे बोलना है कि एल्डोज है कि कीटोज है, देखिए सी डबल बॉन्ड के पास जाइए, अगर आपको लगता है पहले कार्बन पे है तो एल्डोज हो गया, यानी क्या हो गया हमारा, एक एल्डो टेट्रोज हो गया हमारा, एल्डो टेट्रोज है ये, ध्यान दीजिए। अगर क्या है हमारा एल्डो टेट्रोज है, एल्डो टेट्रोज, एल्डो क्यों, एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी कार्बन हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, और टेट्रो मतलब 4 कार्बन का, गिन लीजिए 1 2 3 4, हमारा क्या है, एल्डो टेट्रोज है। इसी का नाम एरिथ्रोज है, असल में ये एरिथ्रोज है, ठीक है, एरिथ्रोज है। अब मान लीजिए अगर हम चाह रहे हैं कि 4 कार्बन का हमको कीटोज बताइए, है ना, इससे तो आपका एल्डो टेट्रोज है, ये क्या हमारा एल्डो क्या है, ये होता है एल्डो टेट्रोज, एल्डो टेट्रोज। जरा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, एल्डो कहने का मतलब क्या है, टेट्रोज कहने का मतलब क्या है, एल्डो टेट्रोज है। अगर मुझे मान लीजिए कि हमको कीटो टेट्रोज चाहिए, कीटो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज हमको चाहिए, तो ये देखिए ये टर्म खुद अपने बारे में बता रहा है, कीटो मतलब यहाँ जो सी डबल बॉन्डो होगा वो पहले पोजीशन पर नहीं होगा, है ना, वो सेकंड पर चला जाएगा, तो आप कीटो हो जाएगा। डेटा मतलब 4 कार्बन का रहेगा, देखिए। तो यहाँ क्या करेंगे, आप ऐसे बनाएंगे, शुरुआत करेंगे CH2OH से, CH2OH हमारा हो, अब हो गया हमारे सी डबल बॉन्डो, यानी कि जो सी डबल बॉन्डो है जो हमारा कार्बोनिल है, अब देखिए ये पहले पोजीशन पे नहीं है, अगर पहले कार्बन पे चला गया होता तो ये एल्डोज हो जाता, लेकिन एल्डोज नहीं है, ये कीटोज हो गया, सेकंड पे आ गया, है ना। और उसके बाद आप कर लीजिए यहाँ पे CH OH
और CH2H हो गया आपका। कीटो देखिए सी डबल बॉन्ड देखिए फर्स्ट पोजीशन में नहीं है, सेकंड पे चला गया तो कीटो आपका हो गया। और टेट्रोज मतलब 4 कार्बन का है, यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 A2 A3 और A4 4 कार्बन का हो गया, तब का हो गया कीटो टेट्रोज हमारा हो गया। इसका नाम है एरिथ्रुलोज, एरिथ्रुलोज, एरिथ्रुलोज है ना। तो आई होप कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इस बेसिस पर कि उनके अंदर जो कार्बोनिल है वो पहले कार्बन पे है अथवा दूसरे कार्बन पे है, मतलब टर्मिनल पे है अथवा कहीं इंटरकैलरी पे है। वो क्या हो सकते हैं, एल्डोज हो सकते हैं या कीटोज हो सकते हैं। पहले पे गया एल्डोज, पहले थोड़े कहीं और चला गया कीटोज आपका हो गया। फिर क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। शुरुआत कम से कम 3 कार्बन से होती है। 3 कार्बन का हुआ तो ट्राइओज, 4 का हुआ तो टेट्रोज, 5 का हुआ तो पेंटोज और 6 का हुआ तो हेक्सो, ऐसे बोलते हम चले जाएंगे। ऐसे ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सो, हेप्टो ऐसे बोलते चले जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम ये बता लेते हैं कि जो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं वो हमारे फंक्शनल ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे क्या कहे जा सकते हैं। ठीक, तो ज्यादा फोकस किस पे करना है, जिसकी स्ट्रक्चर डिटेल पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, 5 कार्बन का जो हमारा, देखिए सब तो पढ़ने के लिए है, पढ़ना चाहिए, जानना भी चाहिए, क्वेश्चन आता है, लेकिन जो मेन है जिसका बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे तो उसी को जोड़ के हम डाइसैकेराइड बनाएंगे, ओलिगोसैकेराइड बनाएंगे, पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। वो हमारे कौन याद रखेगा, हमारे 6 कार्बन वाले, कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, उनको हम ढंग से पढ़ेंगे। और ऐसे 5 कार्बन वाले जो हमारे, उनको हम पेंटोज कहेंगे, वो कौन से, जो डीएनए शुगर है डीऑक्सीराइबोज, और आप जानते हैं जो आरएनए शुगर है जिसको हम कहते हैं राइबोज। तो 5 कार्बन वाले जो पेंटोज हैं, डीऑक्सीराइबोज यानी डीएनए शुगर, और राइबोज मतलब आरएनए शुगर, और जो 6 कार्बन के हमारे जो मोनोसैकेराइड्स हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अगली बात हम क्या कहेंगे, हम बात अभी मोनोसैकेराइड की ही कर रहे हैं आपसे। तो मोनोसैकेराइड एल्डोज हो सकते हैं, कीटोज हो सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन बेसिस पे ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज एक्सेट्रा हो सकते हैं। ठीक, इसी तरह से याद रखिएगा इस बेसिस पर कि जो मोनोसैकेराइड हैं, हालांकि इसको आगे हम पहचानना आपको बताएंगे कि उनमें एक कार्बन होता है एनोमेरिक कार्बन, है ना, अभी आगे हम बताएंगे। एक दिन हम क्लास लिए भी थे, अगर आप लोगों ने वो क्लास देखा होगा जरूर आप पढ़ पाएंगे। एनोमेरिक पोजीशन पे यानी जहां पे सी डबल बॉन्ड ओ है, तो जो सी डबल बॉन्ड ओ है वही एक कार्बन लेके OH में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहते हैं एनोमेरिक पोजीशन। आपको दिखाएंगे एनोमेरिक पोजीशन। तो जिन मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड के एनोमेरिक पोजीशन पे OH होता है, वो क्या करता है, फेलिंग सोल्यूशन, ध्यान दीजिए, दो कम से कम 3 कंपाउंड याद रखिए, 3 सोल्यूशन याद रखिए। कौन सा, एक है फेलिंग सोल्यूशन, एक है टॉलेंस रिएजेंट और एक होता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। 3 आप नाम याद कर लीजिए। आपने अपने जूनियर क्लासेस में, मतलब जब आप इंटरमीडिएट में रहे होंगे तो फंक्शनल ग्रुप आपने टेस्ट किया होगा, तो वहां पे आपने इसको पढ़ा होगा, या आगे भी पढ़ा होगा। तो फेलिंग सोल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट और बेनेडिक्ट सोल्यूशन, तो जो कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड इसको रिड्यूस कर दें वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है ना। तो इस बेसिस पर कि आपका जो मोनोसैकेराइड है, जो डाइसैकेराइड है, वो फेलिंग सोल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट और बेनेडिक्ट सोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है कि नहीं कर देता है, इस बेसिस पे आपकी जो शुगर्स होती हैं वो रिड्यूसिंग अथवा नॉन रिड्यूसिंग कहलाती है। तो अगला जो हमारा कैटेगरी हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, रिड्यूसिंग, या हो सकता है नॉन रिड्यूसिंग। अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो हम प्रयास करेंगे कि स्ट्रक्चर देख करके हम पहचान लें कि रिड्यूसिंग है कि नहीं है। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी दिखा रहा है। अच्छा, हो सकता है टेम्पोररी इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, भी जुड़ जाएगा। कभी कभी टेम्पोररी जो होता है
आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, देखिए शायद जुड़ जाता है। तो देखिए हम आपसे क्या बात कर रहे थे, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। तो अभी तो मैं इसको लिख के काम चला दे रहा हूं, आगे चल के हम स्ट्रक्चर लिख लिख के आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर लिख के हम कैसे, अगर हमको स्ट्रक्चर अगर गिवन हो तब हम कैसे बता सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग है कि नहीं है। तो एनोमेरिक पोजीशन क्या होती है, कैसे उसको हम पहचानते हैं, ये सारी बातें हम स्ट्रक्चर में आपको बताएंगे। प्रेजेंट टाइम में याद रखिएगा कि अगर अभी तो हम लिख के बस खाली काम चला रहे हैं, आगे स्ट्रक्चर आपको हम बताएंगे। क्लास रन कर रहा है ना, ठीक है, बस क्लास रन कर रहा है तो बस ठीक है, और क्या करना है, कुछ भी लिखे, अगर क्लास रन कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए जैसा, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर में आपको दिखाएंगे, प्रेजेंट टाइम में थ्योरेटिकली मैं लिख दे रहा हूं कि आगे हम आपको एनोमेरिक पोजीशन भी आपको हम लिख के दिखाएंगे। सारी बात हम लोग क्या होता है कि अपना यहाँ बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन मिलता है, तो हम क्या करेंगे स्ट्रक्चर लिख के देखेंगे कि स्ट्रक्चर हमको गिवन हो तो हम कैसे बता पाए कि ये रिड्यूसिंग है कि नहीं। तो अभी मैं थ्योरेटिकली लिख दे रहा हूँ, आगे चल के मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा। देखिए रिड्यूसिंग क्या होते हैं कि दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन रिड्यूस, वही तीन रिएजेंट याद कर लीजिए, फेयरिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट, ये होते हैं हमारे रिड्यूसिंग शुगर, है ना। यानी क्या करते हैं कि दोज सैकराइड्स व्हिच कैन रिड्यूस, व्हिच कैन रिड्यूस, कम से कम एक के नाम पे आदि कर लीजिए, फेयरिंग सॉल्यूशन, फेयरिंग, एक ही कम से कम याद कर लीजिए। हालांकि बेनेडिक्ट और टॉलन रिएजेंट भी होता है, तो कम से कम एक ही याद कर लो कि वे सारे के सारे सैकराइड जो फेयरिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। और ये वही होते हैं जिनके एनोमेरिक पोजीशन पर OH होती है, और ये सारी स्ट्रक्चर आपको हम बना के दिखाएंगे कि एनोमेरिक पोजीशन क्या होती है, ठीक है ना। तो अब हम क्या थोड़ा सा एक बात और जोड़ दें कि ये जो रिड्यूसिंग होते हैं कौन होते हैं, दे हैव क्या OH एट देयर एनोमेरिक पोजीशन। एनोमेरिक पोजीशन क्या होती है, कैसे पहचानते हैं, सब आपको लिख लिख के आपको हम बताएंगे। तो इनके बारे में लिख सकते हैं क्या, दे हैव OH एट द एनोमेरिक पोजीशन, दे हैव OH एट द एनोमेरिक पोजीशन। इनकी पहचान है कि इनके एनोमेरिक पोजीशन पे OH होती है, OH एट देयर एनोमेरिक पोजीशन। और एनोमेरिक पोजीशन को शॉर्ट में आप ये समझ सकते हैं कि अगर एल्डोज है, एल्डोज, तो पहला कार्बन एनोमेरिक होता है, और अगर कीटोज है तो दूसरा कार्बन एनोमेरिक होता है। मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं, ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपका फर्स्ट कार्बन, पहला कार्बन। याद करिए मैंने ग्लूकोज स्ट्रक्चर लिखा था, उसमें देख लीजिए आप कि फर्स्ट कार्बन इन एल्डोजेस, जितने भी एल्डोजेस होते हैं उनमें पहला कार्बन एनोमेरिक होता है, और सेकंड कार्बन होता है किसमें, कीटोजेस, सेकंड कार्बन इन कीटोजेस, जितने भी कीटोज होते हैं इनमें सेकंड कार्बन एनोमेरिक होता है, ठीक है ना। तो जो हमने आपको फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर दिखाया था या डाइहाइड्रेट, याद करिए, अभी मैं अगर वापस जाके दिखा भी दूं आपको, देखिए हाँ देखिए ये आपका है ना, ये ग्लूकोज है, देखिए यहाँ पे एल्डोज है ना, एल्डोज। तो ये जो एल्डोज है तो इसका जो पहला कार्बन होता है एनोमेरिक कार्बन में कन्वर्ट होगा। असल में होता क्या है कि सेकंड लास्ट कार्बन, देखिए आपका पांचवा कार्बन है, अगर काउंटिंग कर देते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। तो पांचवें कार्बन से एक H यहाँ पे O को दे दिया जाता है, तो जो यही जो CO है ये COH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। एक बात याद रखिए, तो मैंने आपसे क्या कहा था, क्या लिखा लीजिए कि जो अगर C डबल बॉन्ड हो, अगर आपका पहले पोजीशन पे है तो पहला कार्बन जो होता है एनोमेरिक कार्बन होता है। ये जितने भी एल्डोज होते हैं
सब में पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है। जैसे ग्लूकोज में पहला कार्बन आपका एनोमेरिक कार्बन है। और फ्रक्टोज में आप आएंगे, देखिए ये फ्रक्टोज आपका है, काउंटिंग कर लीजिए आप, मान लीजिए फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स। तो आप देख रहे हैं आपका क्या है, कीटोज है। देखिए यहाँ पर सेकंड कार्बन आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो क्या करेंगे हम 5वें पोजीशन से H ला करके इसको देंगे। मतलब ये हुआ कि जहां पे आपका C डबल बॉन्ड O है, वही जो C डबल बॉन्ड O है वही सेकंड लास्ट कार्बन से H लेकर के OH में कन्वर्ट होता है। जैसे माने अगर मैं ग्लूकोज में दिखाया अगर, तो अगर मुझे इसकी स्ट्रक्चर लिखनी हो तो मैं क्या करूंगा, ये जो 5वां कार्बन है ना, यहाँ से H लेकर के, देखिए 5वां कार्बन हमने, ये फोर्थ गलत हो गया, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ कार्बन होगा, ये फोर्थ नहीं होगा, ये फिफ्थ कार्बन होगा। सेकंड लास्ट होता है, याद रखिएगा, यहाँ से ले जाएंगे, 5 में ले जाएंगे, यहाँ के H लाकर हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया आपको कि जो C डबल बॉन्ड O है, क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट कार्बन से H ला करके इसको OH में कन्वर्ट कर देंगे, और यही जो कार्बन आपका है जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है वही एनोमेरिक कार्बन हो जाएगा। तो अगर आपका एल्डोज है तो पहला कार्बन एनोमेरिक में कन्वर्ट होगा, और अगर कीटोज है देख रहे हैं आप, तो दूसरा कार्बन आपका एनोमेरिक में कन्वर्ट होगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। सेकेंड लास्ट कार्बन से H ला करके O के ऊपर डाल देंगे तो OH हो जाएगा, तो ये हमारा एनोमेरिक कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि जो एल्डोज होता है, यानी जिसमें C डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे होता है, उसका पहला कार्बन एनोमेरिक होता है, और जो कीटोज होते हैं जहां पे आपका सेकंड कार्बन से बॉन्ड होता है, ये आपका यहाँ पे सेकंड जो कार्बन होता है वो हमारा एनोमेरिक कार्बन होता है। मतलब एनोमेरिक कार्बन वही कार्बन है जो सेकंड लास्ट कार्बन से H पा करके और जिसका C डबल बॉन्ड है OH में कन्वर्ट हो जाए, वही आपका होता है एनोमेरिक कार्बन। एल्डोज में हमेशा पहला कार्बन होता है एनोमेरिक, और कीटोज जो होता है उसमें सेकंड कार्बन होता है एनोमेरिक। तो जिन जिन कंपाउंड्स में एनोमेरिक कार्बन होगा उन कंपाउंड देखना पड़ेगा कि एनोमेरिक OH है कि नहीं। एनोमेरिक कार्बन से लगा OH कहलाता है एनोमेरिक OH, और जिन कंपाउंड में एनोमेरिक OH होता है वे फेयरली को रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर मैं आज के अपने क्लास को अगर समराइज करूं, मैंने क्या कहा था, शुरुआत में हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमने इसी स्ट्रक्चर को लेकर दिखाया था आपको कि यहाँ पे कई OH वाले एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं जिनके पास कम से कम एक कायरल कार्बन होता है। पूरी बात का क्या था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, कई OH वाले एल्डिहाइड्स आर कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन कायरल कार्बन, ये बता दिया था। फिर आगे चल के हमने इसको क्लासिफाई किया था, तो क्लासिफिकेशन के लिए हमने कई क्राइटेरिया लिया था। उसमें से एक क्राइटेरिया हमारी थी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है अगर उसको वाटर में थोड़ा एसिड डालकर बॉयल करेंगे तो क्या करेगा, अपने कंपोनेंट पार्ट में टूट जाएगा। तो कितने कंपोनेंट पार्ट में वो टूटता है वही उसकी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट्स होती है, उसी के आधार पर हमने क्लासिफाई किया था। हमने आपको बताया था कि अगर किसी कार्बोहाइड्रेट हम बॉयल कर रहे हैं डाल के और फटर टूट ही नहीं रहा है, क्योंकि वही सिंपलेस्ट है, वही हमारा क्या है, वही हमारा स्मॉलेस्ट है। तो जो सिंपलेस्ट हो, जो स्मॉलेस्ट हो, वही हमारी यूनिट बन जाती है। तो अगर यूनिट की संख्या खाली अगर 1 हो गई तो इसे हम कह देंगे मोनोसैकेराइड। अगर हमारी संख्या अगर 2 हो गई तो हम बोलेंगे डाइसैकेराइड। ऐसे 2 से लेकर 10 तक संख्याओं हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, और अगर यूनिट का नंबर अगर मोर देन 10 हो जाता है तो उसे कहा जाता है पॉलीसैकेराइड। फिर हमने मोनोसैकेराइड का डिटेल किया था, उसमें क्या कहा था कि जो मोनोसैकेराइड है वो क्या है, वो सिंपलेस्ट है, वही स्मॉलेस्ट है, वो इजीली वाटर सॉल्युबल होता है, डिफ्यूजिबल होता है और स्वीटिंग टेस्ट होता है, ठीक है ना। अब उसमें कहा था कि मोनोसैकेराइड में क्या देखा जाएगा कि मोनोसैकेराइड में देखा जाएगा कि जो C डबल बॉन्ड है वो कहां पर है। अगर पहले पोजीशन पे है तो एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है और उसे कहते हैं हम एल्डोज, और अगर मान लीजिए पहले साइड के मान दूसरे पे चला गया तब एक कीटो ग्रुप बनाता है, तब से कहते हैं हम लोग कीटोज। यानी जो मोनोसैकेराइड है वो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस के आधार पे वो एल्डोज हो सकते हैं अथवा कीटोज हो सकते हैं। फिर हमने आपको बताया कि फिर क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन देखें, कितने कार्बन है। तो हमने आपको बताया कि 3 कार्बन से कम का कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो इस तरह से 3 कार्बन वाले को हम लोग ट्राइओज कहते हैं, 4 कार्बन वाले को हम लोग टेट्रोज कहते हैं, 5 वाले को हम लोग पेंटोज कहते हैं, ऐसे हेक्सोज हेप्टोज आगे होते हैं, ठीक है ना। फिर हमने कहा आपसे कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है वो फेयरिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाता है कि नहीं कर पाता है।
तो अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है तो उसे कहते हैं हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। उसके लिए हमने पहचान बताया कि अगर एल्डोज शुगर है तो पहले कार्बन पे OH होगा तो रिड्यूस करेगा, और अगर कीटोन सेकंड कार्बन पे OH होगा तो रिड्यूस करेगा। तो हमने बताया आपको कि एल्डोज शुगर में पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है और कीटोन में दूसरा कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है। तो उस कार्बन के साथ अगर OH लगा होगा तो उस OH को हम बोलेंगे एनोमेरिक OH, और जिनके जिनके पास एनोमेरिक OH होता है वो सब के सब रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब एनोमेरिक और रिड्यूसिंग शुगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको मिलता है, आगे चल के हम जो डिफरेंट इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां पर देखा जाएगा कि यहाँ पे फिशर फार्मूला क्या होता है, हेमिस्टल फार्मूला क्या होता है। आगे चल देखेंगे वहां पर कि जो रिंग स्ट्रक्चर में मतलब पायरोनाइड रिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्लोराइड रिंग स्ट्रक्चर, सारी बात हम देखेंगे और उन स्ट्रक्चर में देखेंगे कि यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन कौन सा है ना। देखे थे वो नहीं है। देखिए प्रोटीन में ओलिगो प्रोटीन नहीं बोलेंगे, जो यहाँ पे ओलिगो और डाई वर्ड होता है, पॉली वर्ड होता है, वो स्ट्रक्चरल यूनिट